हेलो, जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू वाईफाई टॉपर्स। मेरा नाम है अंकित कुमार और आज हम डिस्कस करेंगे अनसॉल्व्ड बायोलॉजी का क्वेश्चन पेपर 2022 का सेट नंबर 1। आप लोगों की डिमांड पे मैं ये छोटी छोटी वीडियोस बना रहा हूँ क्योंकि ठंडक बहुत है और हम लोग जो है अनसॉल्व्ड को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि छोटी छोटी वीडियो बना के आपको अनसॉल्व्ड पेपर की डाल दूँ और जो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगी सभी के लिए। तो जितने भी आपके दोस्त वगैरह हैं सबको वीडियो शेयर कर देना, सभी लोग देख लेंगे। मेरे पास जो ये अनसॉल्व्ड पेपर है ये अग्रवाल का है। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, यानी कि आई थिंक 2011 से जो प्रीवियस ईयर में आए हुए यूपी बोर्ड में क्वेश्चन पेपर है सारे इसमें सेट दिए हुए हैं प्रॉपर। बट हम लोगों को इतना पीछे नहीं जाना है क्योंकि आपको पता है न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है लगभग 21-22 के पास आई थी। तो उसके बाद क्वेश्चन पेपर में बहुत ज्यादा पैटर्न में भी चेंज हुआ है और सिलेबस में भी बहुत ज्यादा चेंज हुआ है। तो हमको वो पीछे के नहीं करने। अगर हम 2022 में, क्योंकि 2022 में भी इसमें कम से कम 6 सेट दिए हुए हैं, तो ऐसे ही 23 में भी दिए होंगे। ये एक्चुअली मेरे पास जो है 22 का ही है, तो हम 22 का करेंगे, 23 का देख लेंगे, कहीं से अरेंज कर लेंगे। तो इसमें 5-6 सेट दिए हुए हैं और ऐसे ही 23 में 6-7 सेट दिए होंगे, 24 में 6-7 सेट दिए होंगे, ऐसे मिला के हमारे पास 20 सेट हो जाएंगे। और एक सेट को करने के लिए बहुत ज्यादा टाइम चाहिए। तो हम क्या करेंगे, और आपको पता है ना पूरा सेट भी क्या है, प्रॉपर बटे होते हैं ना सेक्शंस में, जैसे बहुविकल्पी प्रश्न, निश्चित उत्तरीय प्रश्न, अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय, विस्तृत उत्तरीय। तो हम पूरा प्रॉपर एक बड़ा सा वीडियो नहीं बनाएंगे, वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, छोटे छोटे जो सेक्शन है इन्हीं को सॉल्व करेंगे और उनकी छोटी छोटी वीडियोस बना के डालेंगे ताकि आप लोग एकदम बोरियत ना फील हो। प्रॉपर देखें और सॉल्व करें, कॉपी पे लिख लें, प्रैक्टिस भी कर लें। जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ ऐसे ऐसे आंसर राइटिंग भी करनी है। तुम लोग पता नहीं कैसे आंसर लिखते हो कॉपी पे, समझ नहीं आता, कहीं कुछ भी लिख दे रहे हो, ऐसा सब नहीं करना है। तो सबसे पहले हम क्या स्टार्ट करेंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न करेंगे। कहने का मतलब ये है कि जो हमारा 2022 का सेट नंबर 1 है ये भी 3-4 वीडियो में ही कंप्लीट करेंगे, छोटे छोटे वीडियोस बनाएंगे 10-10 मिनट के अराउंड। तो सबसे पहले हम चलो शुरू करते हैं। जो हमारा फर्स्ट सेक्शन होता है हर क्वेश्चन पेपर में वो क्या होता है, बहुविकल्पीय प्रश्न का, है ना। बहुविकल्पीय प्रश्न। तो बहुविकल्पीय प्रश्न ऐसे आपको वहां कॉपी पे ऐसे करके बना देना होता है। और कई लोग क्या करने लगते हैं, पूरा क्वेश्चन लिख रहे हैं, फिर 4 ऑप्शन लिख रहे हैं। इतना टाइम नहीं है तुम्हारे पास। ये सारा जो टाइम है, सारी मेहनत है, आप विस्तृत उत्तरी में लगाइए, लघु उत्तरी में लगाइए, वहां पे कुछ नंबर मिलेंगे आपको। ये क्वेश्चन उतारने से, ऑप्शन लिखने से, फिर बाद में टिक करने से ज्यादा नंबर थोड़ी ना मिल जाएंगे। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर लिखना है, उसका आंसर लिखना है। अगर आता है तो फालतू में पेज भर रहे हो, पता नहीं क्या सोच है तुम लोगों की। टाइम बचाओ और ये सारा टाइम जाके आप पीछे के क्वेश्चंस में लगाओ। तो देखो पहला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आभासी फल नहीं है। ध्यान से सुनना, कभी भी क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से पढ़ो। बोला है निम्नलिखित में से कौन सा एक आभासी फल नहीं है। 4 ऑप्शन दिए हुए। कहने का मतलब यह है कि 3 इसमें से क्या होंगे, आभासी फल होंगे और एक नहीं होगा। वही छांटना है आपको। क्वेश्चन घुमा के भी पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा आभासी फल है, तो उसमें 3 आभासी फल नहीं होंगे, एक होगा। समझ रहे हो ना मेरी बात। तो पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा आभासी फल नहीं है। सेब दिया हुआ है, स्ट्रॉबेरी दिया हुआ है, अखरोट दिया हुआ है और आम दिया हुआ है। तो इसमें से सही आंसर बताना है आपको। तो देखो कई लोग जानते ही नहीं होंगे आभासी फल होता क्या है। पर देखो आंसर राइटिंग में मैं बता रहा हूं आपको कैसे लिखना है। वहां पे लिखना है ऐसे, प्रश्न उत्तर संख्या 1 का ऐसे करके बस ऐसे अंडरलाइन कर दो और इसके नीचे आंसर लिखो। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं उतारना है। पर समझा देता हूं थोड़ा सा, डायरेक्ट आंसर तो उसका वैसे क्या हो जाएगा, आम हो जाएगा। पर समझो आभासी फल होता क्या है। पहले मैं आंसर लिख देता हूं, यहां पे ऐसे लिख दिया करो आम, और कौन सा ऑप्शन है ये भी लिख दिया करो। ये 4th वाला ऑप्शन है, ऐसे करके, है ना। 4th वाला ऑप्शन करके ऐसे टिक कर दिया करो, बस ये आपका प्रॉपर आंसर हो जाएगा। पर समझा देते हैं, कई बार बता चुका हूं वैसे में कि आभासी फल होते क्या है। देखो आभासी फल, देखो यहाँ पे इसने आभासी फल पूछा है। एक सेट मैंने देखा था उसमें उसने कूट फल बोला था। इसको इसको आप फॉल्स फ्रूट भी बोल सकते हो। देखो ये सब सिनोनिम्स है। इसको आप कूट फल भी कह सकते हो और इसको आप फॉल्स फ्रूट भी कह सकते हो, है ना, ध्यान रखना। फॉल्स फ्रूट भी कह सकते हो। तो ये सब क्या है, इसके सिनोनिम्स है, कुछ भी पूछ सकता है। आभासी फल होते क्या, दरअसल होता क्या है, जितने भी फल होते हैं जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं, आवृत बीजी पुष्प होते हैं, तो उनका जो अंडाशय वाला पार्ट होता है ना, ये जैसे ये वर्तिकाग्र होता है, ये वर्तिका और ये अंडाशय,
तो जो इस पे आके पॉलन ग्रेन गिरता है तो ये इसको निषेचन करने के बाद जो इसका यहाँ पे ये बीजांड होता है, तो ये जो अंडाशय है, ये अंडाशय क्या होता है, फूल कर किस में परिवर्तित हो जाता है, फल में। तो इस फल को हम क्या कहते हैं, सत्य फल कहते हैं। क्या कहते हैं, सत्य फल कहते हैं। पर हमेशा ऐसा होता नहीं, कई सारे ऐसे पेड़ पौधे हैं जिसमें जो फूल आते हैं उसमें जो अंडाशय होता है वो फल में ना परिवर्तित होकर पुष्प का अन्य कोई भाग है वो फल में परिवर्तित हो जाता है। या आप सिंपली ऐसे कह सकते हैं कि जो कुछ हम खाते हैं वो दरअसल अंडाशय नहीं होता, मतलब अंडाशय एज अ फ्रूट हम नहीं खा रहे हैं, कुछ और है, जैसे कि पुष्पासन है या उसके पेटल्स हैं या पुष्प व्रंत है, कुछ भी हो सकता है, कोई अन्य पार्ट है, बट अंडाशय यानी कि ओवरी वहां पे नहीं है, इसीलिए उसको हम क्या बोलते हैं, फॉल्स फ्रूट, कूट फल या फिर आभासी फल बोलते हैं। तो यहाँ पे जितने भी ऑप्शन दिए हैं, जैसे सेब दिया हुआ है, स्ट्रॉबेरी दिया हुआ है और अखरोट दिया हुआ, ये तीनों के तीनों अंडाशय से विकसित नहीं होते, पुष्प के किसी अन्य भाग से विकसित होते हैं। जबकि जो आम होता है आप लोगों को पता है वो किससे विकसित होता है, ओवरी से विकसित होता है, इसलिए वो सत्य फल है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो कूट फल नहीं है यानी कि आभासी नहीं है, वो कौन सा है, आम। आम कैसा है, सत्य फल है। समझ गए। दूसरा क्वेश्चन देखो, बोल रहा है कि प्रोटीन संश्लेषण के प्रारंभक हेतु, प्रारंभन हेतु प्रारंभक प्रकूट है। भाई बहुत ही टफ हिंदी आती है, अगर आपको समझ में ना आए तो क्वेश्चन पेपर में बाइलिंगुअल आता है, आप इंग्लिश वर्जन भी देख लिया करना। प्रोटीन संश्लेषण के प्रारंभन हेतु प्रारंभक प्रकूट है, यानी कि प्रोटीन का जब संश्लेषण होता है तो उसमें जो प्रारंभन यानी कि इनिशिएशन होगा, उसमें कौन सा प्रकूट को कोडॉन बोलते हैं, कौन सा स्टार्ट कोडॉन है, यानी कि प्रोटीन संश्लेषण को कौन बेसिकली कोडॉन स्टार्ट करवाता है, वो होगा किस पे, एमआरएनए पे होगा, जाहिर सी बात है। आंसर कैसे लिखना है, वापस से वही प्रश्नोत्तर संख्या, उत्तर संख्या 1 का खा, है ना, का खा गा, ऐसे ही तो आता है। हाँ, घर पे हूँ, आवाज बहुत आएगी, जो नॉइज होगी, एक्सटर्नल नॉइज बाहर की इन्वायरमेंट की, मैनेज कर लेना और जोक मत बनाना, ठीक है। आवाज तो आएगी, बहुत मैनेज कर रहा हूँ, फिर भी आवाज, क्योंकि घर में कुछ ना कुछ तो चलता ही रहता है, पर मैं सोच रहा हूँ तुम लोगों का थोड़ा भला हो जाए, तो इसलिए करते हैं। हाँ, तो ऐसे डालना है। और पूछा है इसमें स्टार्ट कोडॉन क्या है, यानी कि प्रारंभक प्रकूट। देख रहे हो हिंदी, समझा देते हैं पहले इसको, किधर समझाते हैं, प्रारंभक प्रकूट, प्रकूट, अरे भैया हिंदी तो, प्रकूट, इसको कहते क्या है, इसको कहते हैं स्टार्ट कोडॉन। क्या कहते हैं, स्टार्ट कोडॉन, है ना। पूछ रहा है कौन सा होता है, इसमें उसने 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला दिया है AUG, दूसरा दिया हुआ है UAG, तीसरा है UGA, चौथा है UAA। तो आपको दोनों समझना है, एक होते हैं स्टार्ट कोडॉन और एक होते हैं आपके स्टॉप कोडॉन। स्टॉप कोडॉन को हिंदी में शायद कहेंगे समापन कोडॉन या समापन प्रकूट, समझ रहे हो। तो उसने पूछा है प्रारंभक प्रकूट क्या है, स्टार्ट कोडॉन क्या है, समझना, याद रखना इसको। तो ये कौन सा होता है हमारा AUG, यानी पहला ये ऑप्शन सही है, AUG, है ना। ये कौन क्या कूट करता है, AUG mRNA पे आपके प्रेजेंट होगा, ये मान लो आपका mRNA है, तो mRNA पे ऐसे रीड करता हुआ जाएगा, कौन रीड करता हुआ जाएगा, आपका जो राइबोसोमल सब यूनिट होती है, एक स्मॉल होती है और एक लार्ज होती है। जब उसको कौन मिल जाएगा, यहाँ पे मान लो ये AUG स्टार्ट कोडॉन मिल जाएगा, तब आके यहाँ पे आपकी लार्ज सब यूनिट आके बाइंड करेगी, और tRNA एक अमीनो एसिड को कैरी करके लाता है, उस अमीनो एसिड का नाम क्या होगा, मान लो ये आपका क्या है, tRNA पे क्या होंगे, एंटी कोडॉन होंगे, और एक अमीनो एसिड को लेके आएगा। तो AUG जो स्टार्ट कोडॉन है, एक अमीनो एसिड के लिए रिस्पॉन्सिबल, यानी कि उसको कूट करता है, उसको कोड करता है, उस अमीनो एसिड का नाम भी याद कर लो, क्या होता है, मेथियोनीन, मेथियोनीन, ठीक है। तो मेथियोनीन जो अमीनो एसिड है, क्या है ये, अमीनो एसिड, अमीनो एसिड को कूट कौन करता है, आपका स्टार्ट कोडॉन, उसका नाम क्या है, AUG। और यही आपके ट्रांसलेशन को स्टार्ट भी करवाता है, जब तक ये कोडॉन mRNA पे नहीं मिलेगा तब तक ट्रांसलेशन प्रोसेस स्टार्ट नहीं होगा। तो यही पे लगे हाथ हम क्या भी याद कर लेते हैं, हम याद कर लेते हैं स्टॉप कोडॉन भी, क्योंकि इस बार पूछा है स्टार्ट कोडॉन, अगली बार क्या पूछ सकता है, स्टॉप कोडॉन। तो स्टॉप कोडॉन याद कर लो, स्टॉप कोडॉन, है ना, यानी कि समापन कोडॉन, क्या कहेंगे इसको,
समापन प्रकूट। ठीक है, तो समापन प्रकूट यानी कि स्टॉप कोडॉन, ये कौन से होते हैं? ये 3 होते हैं। टोटल कोडॉन कितने होते हैं तुम लोग जानते ही होंगे, मुझे बताने की जरूरत नहीं, 64 होते हैं। 64 टोटल कोडॉन से, जो डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने बताया था, बनाना भी सिखा रखा है मैंने। तो 64 में से 3 क्या होते हैं? हमारे स्टॉप कोडॉन होते हैं। 3 कौन कौन से? यू ए, यू ए जी, यू जी ए। इनको ऐसे याद कर लो, ये 3 क्या है? स्टॉप कोडॉन है। और ये किसी भी अमीनो एसिड को ये नहीं कोड करते, है ना, ये किसी भी अमीनो एसिड को कोड नहीं करते। ये सिंपली क्या कराते हैं? ट्रांसलेशन को टर्मिनेट करवाते हैं, इनके उसको समाप्त करवाते हैं। जो प्रोटीन बन रही होगी उसको लास्ट में क्या, ये लास्ट में मिलेंगे, हमेशा एमआरएनए के एंड पे मिलेंगे, जहां पे प्रोटीन बनना क्या हो जाएगी? बंद हो जाएगी। तो आपको याद रखना है प्रारंभक प्रकूट क्या है? स्टार्ट कोडॉन जिसको कहते हैं, एयूजी। हमारा आंसर सही हो गया। दूसरी चीज लगे हाथ हमने याद कर ली, टोटल 64 कोडॉन्स होते हैं, जिनमें से जो 3 यूएए, यूएजी, यूजीए, ये क्या है? हमारे समापन प्रकूट है, यानी कि स्टॉप कोडॉन है, जो ऑप्शन में आपके बाकी के 3 दिए हुए हैं। देखो उसने ऑप्शन में और भी तो कुछ दे सकता था, पर उसने एक दिया आपका स्टार्ट कोडॉन, बाकी के 3 क्या दे दिए? स्टॉप कोडॉन, ताकि आप क्या कर दो? गलती कर दो। पर अगर आप दोनों को जानते, स्टार्ट को भी जानते हो और स्टॉप को भी जानते, तो आसानी से आप पता कर लेते, समझ में आ गया होगा। अगला ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन नहीं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव निम्नीकरणीय, ब्रैकेट में लिखा है जैव विघटित प्रदूषक है? बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है। हाँ, इसको कहेंगे बायोडिग्रेडेबल, यानी कि जैव निम्नीकरण का करणीय का मतलब क्या होता है? बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल का मतलब समझते हो? ऐसी कोई चीज हो, पहले तो प्रदूषक समझो, है ना, धीरे धीरे समझाते हैं, बड़ा कठिन क्वेश्चन है, कठिन नहीं मतलब बकवास क्वेश्चन है। पहले तो ये लिख लो, प्रश्न उत्तर संख्या 1 का क्या आ गया? का, खा, गा। देखो ये भतीजा रो रहा है मेरा, आवाज थोड़ी बहुत आ रही होगी, आती रहेगी, मैनेज करते रहना। तुम्हारा मेन फोकस टारगेट क्या होना चाहिए? पढ़ाई, जो मैं पढ़ा रहा हूं। प्रश्न उत्तर संख्या 1 का गा, 4 ऑप्शन दिए होंगे उसमें। पहले क्वेश्चन को समझते हैं, प्रदूषक बोला उसने, तो प्रदूषक समझो। प्रदूषक, प्रदूषक का मतलब तुम जानते हो कि जो प्रदूषण करता हो, यानी कि ऐसे कारक, ऐसे फैक्टर जो क्या कर रहे हैं? प्रदूषण कर रहे हैं, यानी कि पॉल्यूशन कर रहे हैं, उनको क्या कहेंगे? हम प्रदूषक कहेंगे। पर उसने बोला है जैव निम्नीकरणीय, यानी कि बायोडिग्रेडेबल, ऐसे प्रदूषक जो क्या है? बायोडिग्रेडेबल है, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा ही क्या हो जा रहे हैं? खत्म हो जा रहे हैं, विघटित हो जा रहे हैं, नष्ट हो जा रहे हैं, डिग्रेडेड हो जा रहे हैं। समझ में आ रहा है? कभी डस्टबिन देखा है? एक होती है ग्रीन कलर की डस्टबिन और एक होती है ब्लू कलर की डस्टबिन। उस पर लिखा भी होता है कि एक में क्या होता है? नॉन बायोडिग्रेडेबल, आई मीन ब्लू वाली में नॉन बायोडिग्रेडेबल, और जो ग्रीन वाली होती है उसमें बायोडिग्रेडेबल चीजें। बायोडिग्रेडेबल का मतलब जो आपके घर में वेस्ट होता है, जैसे सब्जियों का छिलका, ये वो खाने, यानी कार्बनिक पदार्थ जो है वो डालो ग्रीन वाले में। जो प्लास्टिक हो गई, ऐसी चीजें जो विघटित नहीं हो सकती, उनको किस में डालो? ब्लू वाली में डालो। गत्ता वत्ता हो गया, थर्माकोल, ये सब चीजें उसमें डालो। तो ये आता है, ये डस्टबिन का मतलब कलर ग्रेडिंग होती है, उससे समझना होता है कि किसमें क्या डालना है। तुम लोग पता नहीं, कुछ जानते ही नहीं। तो प्रदूषक का मतलब पॉल्यूटेंट, क्या होता है? पॉल्यूटेंट। पॉल्यूटेंट मतलब जो ऐसा कारक जो क्या करेगा? प्रदूषण को करेगा, पॉल्यूशन को करेगा। पर कैसा? इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन पढ़ो पहले। 4 ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? प्लास्टिक दिया हुआ है, एस्बेस्टास दिया हुआ है, वाहित मल दिया हुआ है और ई कचरा दिया हुआ है। और बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव निम्नीकरणीय या जैव विघटित प्रदूषक है? तो इसमें से देखो प्लास्टिक, प्लास्टिक को अब बायोडिग्रेडेबल है, कोई ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव, माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको विघटित, आई मीन उसको नष्ट कर सकता है, वापस से उसको अर्थ में मिला सकता है, कार्बनिक पदार्थ को इनऑर्गेनिक पदार्थ बना के उसको वापस से नहीं कर सकता, तो नहीं होगा। एस्बेस्टॉस, एस्बेस्टॉस भी नहीं। एस्बेस्टॉस जो बेसिकली होता है, आप बोल सकते हो जो वायर वगैरह होते हैं, यानी कि हीट रेजिस्टेंट होता है, इसमें नॉन कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, इसमें जिसको कुचालक कहते हैं, शायद विद्युत का कुचालक होता है, इसमें विद्युत नहीं प्रवाहित होती। तो ये, और ये मतलब गर्म भी जल्दी नहीं होता है, सिलिकॉन से और ऑक्सीजन से ये बना होता है एस्बेस्टॉस, देख लेना। तो
तो ये भी नहीं होगा क्योंकि ये इतना हीट रेजिस्टेंट है, ये आप कैसे इलेक्ट्रिसिटी रेजिस्टेंट है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी इसमें नहीं जा सकती, कुचालक है उसका, नॉन कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, तो ये भी जल्दी से कहाँ होगा, जो वायर वगैरह में पड़ा होता है, बहुत सारी चीजों में देखा होगा एस्बेस्टॉस पड़ा होता है, तो ये भी डिग्रेडेबल कहाँ होगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसको कहाँ डिग्रेडेट कर पाएंगे। डिग्रेडेट का मतलब ये होता है विघटन करना, उसको नष्ट करना। देख तो नहीं, कोई ऑर्गेनिक चीज अभी सब्जी उब्जी डाल दो सड़वड़ के, टमाटर गायब हो जाएगा, पर वहां पे एक जाके पॉलिथीन डाल दो, वो कभी गायब होगी नहीं, समझ गए होगे। वाहित मल देखो है, वाहित मल हो सकता है, क्योंकि वाहित मल तुम लोग जानते हो घरों का जो कचरा वचरा होता है, सीवर जिसमें नाले वाले में, तो उसमें बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे कि जीवाणु, बैक्टीरिया और आपके फंगस, ये सब होते हैं। तो ये क्या कर देंगे, उसको नष्ट कर देते हैं, वापस से उसको इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट करके अर्थ में मिला देते हैं। तो आंसर कौन सा सही हो जाएगा इसका, वाहित मल, 3 नंबर, वाहित मल। और ये आ भी चुका है कई बार एग्जाम में, इस पे 1 नंबर में टिप्पणी उप्पड़ी टाइप के पढ़ लेना इसको डिटेल में। और अगला एक ऑप्शन और था इसमें, ई कचरा। ई कचरा तो समझ गए होगे, ई मतलब क्या, कहीं भी ई लग जाए, ई रिक्शा, इलेक्ट्रॉनिक रिक्शा, कहीं पे ई लग जाए, ई कॉमर्स, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, इंटरनेट पे चीजों को खरीद रहे हैं। ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक्स से, तो ई कचरा मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे मेरा मोबाइल फोन है ना, इसमें माइक है, ये लाइटिंग वगैरह, तार वगैरह, कंप्यूटर, कीबोर्ड, ये सब चीजें जो फाइनली जाके कचरा तैयार होता है, इस कचरे को हम क्या बोलते हैं, ई कचरा बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कचरा। ये भी प्लास्टिक वगैरह का ही बना होता है, तो इसको भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म खत्म नहीं कर पाएंगे, तो ये भी ऑप्शन हमका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा बच्चों। अगला देखो क्वेश्चन हमारा क्या है, घड़ियाल पुनर्वास केंद्र कुकरेल स्थित है। तो पहले क्या लिखते हैं इसका हम आंसर, देन उसका आंसर बताते हैं आपको। ये तो सिंपल सा याद करने वाला क्वेश्चन है, इसमें कोई लॉजिक वॉजिक नहीं है। अगर आपको पता है तो आप आंसर कर लोगे, अगर आपको नहीं पता है तो आंसर आप नहीं कर पाओगे। चलो भाई, प्रश्न उत्तर संख्या 1 का क्या है, घा, है ना। और अब आपको यहाँ पे आंसर ऐसे लिख देना होता है बस। तो ये तरीका अच्छा है, ये टिक भी लगा दिया करो भैया। तो ये आंसर लिखने का तरीका अच्छा है, तुम लोग पूरा पूरा लिखने लगते हो, पूरा पूरा लिखने में पूरा टाइम चला जाएगा, फिर यही अति लघु उत्तरी कर लेना, 1 1 नंबर बटोर लेना, और बाकी के 3 3 नंबर मैं लूंगा, समझ गए। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, पहला है प्रयागराज में, दूसरा है लखनऊ में, तीसरा है वाराणसी में, और चौथा है लखीमपुर खीरी में। अरे लखीमपुर खीरी का नाम आ गया बच्चों, खुश हो जाओ। तो इसका राइट आंसर जो है वो होगा लखनऊ में। कहाँ होगा, लखनऊ में, ठीक है। कौन सा ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर है 2। तो ऐसे 2 डाल के और लखनऊ में लिख के टिक कर देना। तो इसको याद कर लो सिंपल सा, कुकरेल एक क्या है, घड़ियालों का पुनर्वास केंद्र है जो लखनऊ में स्थित है। आई थिंक ये इंदिरा नगर के पास में है, बहुत अच्छा है। यहाँ पे आपको विभिन्न प्रकार के घड़ियालों के साथ साथ में और भी बहुत सारी वैरायटी है वहाँ पे, पिकनिक स्पॉट भी है, कई सारे लोग वहाँ पे जाते हैं। इंटरनेट पे सर्च करके देखना, इसके बारे में पढ़ना। तो ये आपके 4 बहुविकल्पीय प्रश्न थे जो 2022 के सेट नंबर 1 जो जीओ क्या है पेपर कोड होता है उसके थे। तो हमने बहुविकल्पी प्रश्न कर लिए, उनसे रिलेटेड जो थोड़ी बहुत बातें थी वो भी मैंने एक्स्ट्रा बता दी आपको, कैसे आंसर लिखना है वहां पे, इस तरीके से लिखना है, कम टाइम लगेगा, अच्छा लगता है दिखने में, सब कुछ ठीक है। जो ये टाइम बचा इसको आप बाकी के क्वेश्चंस में लगाओ। और इसके बाद अब हम करेंगे निश्चित उत्तरी प्रश्न, वो करेंगे दूसरी वीडियो में। तो ऐसे वीडियो देख लेनी है, ये नहीं ये देख ली बस हो गया काम। ऐसे वीडियो देखो तभी तो मैं बनाऊंगा, नहीं देखोगे मैं नहीं बनाऊंगा। देख लो तुम, अपना शेयर करो, अपने बहुत सारे दोस्त इधर उधर स्कूल्स में भी होंगे तो बनाऊंगा मैं, वरना नहीं बनाऊंगा, देख लेना। तो ठीक है, टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।